इस वीडियो में आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास प्रश्न पत्र जो कि सितंबर 2021 में डीएलएड 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के समय पूछा गया था, उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि पिछले 5 वर्षों का फोर्थ सेमेस्टर का प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था अक्ष त्र ज्ञ व्यंजन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त व्यंजन। अक्ष जो होता है क प्लस मूर्धन्य श से मिलकर के बनता है, त्र जो होता है वो त प्लस र से मिलकर बनता है, और ज्ञ जो होता है ज प्लस य से मिलकर के बनता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त व्यंजन इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था अनुनासिक चिन्ह है। देखिए चंद्र बिंदु जो होता है उसको अनुनासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 चंद्र बिंदु सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था गणित में मूल संक्रियाएं हैं, तो 4 मूल संक्रिया होती हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग। चौथा प्रश्न पूछा गया था समान वितरण की क्रिया कहलाती है। समान वितरण का मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास 20 पेन है और 4 लोगों में मुझे बांटना है, तो समान तौर पे वितरित करने के लिए आप क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो समान वितरण की क्रिया क्या कहलाती है, तो भाग कहलाती है। चौथे का ऑप्शन नंबर 4 भाग सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था सही कथन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। पांचवे का ऑप्शन नंबर 4 विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो जो सैकड़े वाले स्थान पर 4 है उसका स्थानीय मान 400 हो जाएगा, और दहाई वाले स्थान पर जो 4 है उसका स्थानीय मान 40 हो जाएगा। तो 400 में से 40 घटाएंगे तो 360 उत्तर आएगा। पांचवे का ऑप्शन नंबर 3 360 सही उत्तर है। सातवां प्रश्न पूछा गया था सही सुमेल कीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंठ क वर्ग, क्योंकि कंठ से ही क वर्ग का उच्चारण होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया था दंत, जो कि गलत है। देखिए दंत से त वर्ग का उच्चारण होता है, ओष्ठ से प वर्ग का उच्चारण होता है, और तालव्य से च वर्ग का उच्चारण होता है। तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन गलत है। सातवें का ऑप्शन नंबर 1 कंठ क वर्ग सही उत्तर होगा। बात करेंगे आठवें प्रश्न की, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्या है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष, उपरोक्त सभी। देखिए भाषा शिक्षण में सभी शारीरिक दोष के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि अगर दृष्टि दोष होगा तो बच्चा लिखित अभिव्यक्ति जो होती है उसको पढ़ नहीं पाएगा, तो शिक्षण में भाषा शिक्षण में उसको कठिनाई आएगी। इसी प्रकार से अगर वह सुनने में उसको दोष है तो कोई अगर कुछ भाषा बोल रहा है, शिक्षक बोल रहा है, तो उसको वो सुन नहीं पाएगा, तो इसके वजह से भी सीखने में उसको दिक्कत आएगी। तीसरा था उच्चारण दोष, अगर वो मुख से कुछ उच्चारित करता है लेकिन मुख के जो अवयव होते हैं उसमें कुछ शारीरिक दोष होगा, तो उसकी वजह से भी भाषा शिक्षण में परेशानियां आती हैं। तो आठवें का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न पूछा गया था ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, क्योंकि वृत्ताकार और अवृत्ताकार दोनों ओष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वृत्ताकार स्वर उनको कहा जाता है जो बोलते समय होठ आपके गोल हो जाते हैं, जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ बोल करके देखिए आपके होठ गोल हो रहे हैं। और अवृत्ताकार उन स्वरों को कहा जाता है जिनको बोलते समय ओठ जो होता है वो गोल ना होकर के खुला रहता है, जैसे कि अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, ये सभी अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो नौवें में पूछा गया था कि किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो दोनों होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार दोनों। तो नौवें का ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही उत्तर है। 10वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से चित्रलिपि है, तो जो चीनी लिपि है उसको चित्रलिपि माना जाता है। 10वें का ऑप्शन नंबर 1 चीनी लिपि सही उत्तर है। 11वां प्रश्न पूछा गया था 2 3 5 7 संख्याएं हैं, तो 2 3 5 7 संख्याएं आप देखिए तो ये सिर्फ अपने से ही विभाजित होंगी, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। 11वें का ऑप्शन नंबर 2 अभाज्य संख्या इसका सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे 12वें प्रश्न की, महाप्राण वर्ण है, तो जो सभी वर्गों में जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है उसे महाप्राण कहा जाता है। अब देखिए ख और जो घ है वो दूसरा और चौथा वर्ण है क वर्ग का, ठीक है। तो 12वें का ऑप्शन नंबर 3 ख और घ सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न पूछा गया था कविता छंदोन्मय रचना है, यह कथन किसका है, तो ये जॉनसन का कथन है। 13वें का ऑप्शन नंबर 3 जॉनसन सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न पूछा गया था एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, p/q के रूप में परिमेय संख्या को व्यक्त किया जाता है। तो 14वें का ऑप्शन नंबर 2 p/q सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था व्यंजन त, थ, द और ध अवयव हैं, तो त जो वर्ग होता है
वो दंत से उच्चारित होता है। तो ये किसके अवयव हैं? दंत के। तो 15वें का ऑप्शन नंबर 3 दंत सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। तो लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए ही कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इसे ही विराम चिन्ह कहा जाता है। तो जहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति में ठहराव या फिर रुकना पड़ता है, उसे ही दिखाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया था वर्ण किसे कहते हैं? तो किसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण या फिर अक्षर कहा जाता है। 18वां प्रश्न पूछा गया था गंगा की 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। गंगा का पर्यायवाची आप लोग लिख सकते हैं मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, सुरसरिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न पूछा गया था तुकांत शब्द क्या है? तो तुकांत वे शब्द होते हैं जो कविता की हर पंक्ति के अंत में लिखे जाते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि हर पंक्ति में वो एक समान लय उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ जतन शब्द का तुकांत शब्द, तो वतन, दफन, चमन ये सभी जतन शब्द के तुकांत शब्द माने जाते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? तो आरोही क्रम किसी संख्या के क्रम को बढ़ते हुए क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहा जाता है और किसी संख्या के क्रम को घटते हुए क्रम में लिखने को अवरोही क्रम में कहा जाता है। बात करेंगे 21वें प्रश्न की। ये एक स्टेटमेंट आधारित प्रश्न था। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉक का है। इसके उत्तर हो जाएंगे 21वें का उत्तर होगा लॉक का ये कथन है। 22वां प्रश्न पूछा गया था गुणक किसे कहते हैं? गुणक की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि गुणे को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को गुणक कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और ज़्यादा स्पष्ट होगा। स्क्रीन पर आप उदाहरण देख पा रहे होंगे। देखिए 7 का गुणा 9 में किया गया है, यानी कि 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा गया है। तो जो संख्या बार बार जोड़ा जा रहा है, 7 को अगर आप 9 बार जोड़ेंगे तो भी 63 आएगा और 7 का गुणा 9 में कर देंगे तो भी 63 ही आएगा। तो मतलब जो संख्या बार बार जोड़ी जा रही है, कौन बार बार जोड़ा जा रहा है? 7 जोड़ा जा रहा है बार बार, 7 को 9 बार जोड़ा जा रहा है। तो जो संख्या बार बार जोड़ी जाती है उसको गुण्य बोलते हैं, गुणे। ठीक है, 7 जो हो गया वो गुणे हो गया और 9 जो होगा वह गुणक होगा। अब गुणक क्या होता है? तो जो संख्या जितनी बार जोड़ी जा रही है, जैसे देखिए 7 को 9 बार हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जो संख्या, जो अभिष्ट संख्या जितनी बार जोड़ी जाती है उसको गुणक कहा जाता है। यहाँ पर गुणक क्या हो जाएगा? 9 इसका गुणक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 23वां प्रश्न पूछा गया था स्थानीय मान से क्या तात्पर्य है? तो किसी संख्या में किसी अंक की स्थिति के आधार पर जो उसका मान होता है उसे स्थानीय मान कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 426, तो 4 का जो स्थानीय मान होगा वह सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 गुणे 100 कर देंगे यानी 400, यानी कि 404 का स्थानीय मान होगा। 24वां प्रश्न पूछा गया था द्विज शब्द किसे कहते हैं? द्विज शब्द जो है वो 2 भागों से मिलकर के बना हुआ है। पहला द्वि और दूसरा ज। द्वि का मतलब होता है 2 और ज का मतलब होता है जन्म लेना, मतलब कि जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। जैसे कि जो अंडे से निकलने वाले पक्षी होते हैं उनका 2 बार जन्म माना जाता है। पहला अंडा जब निकलता है और दूसरा अंडे से जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका 2 बार जन्म माना जाता है, इस वजह से उसको द्विज बोलते हैं। 25वां प्रश्न पूछा गया था लिपि किसे कहते हैं? तो ध्वनि या फिर अक्षरों या फिर वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। 26वां प्रश्न पूछा गया था मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही सभी जवान आगे बढ़ गए, तो इस वाक्य में देखिए सभी जवान आगे बढ़ गए प्रधान उपवाक्य है और पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही अधीन उपवाक्य है। 27वां प्रश्न पूछा गया था सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं 9 और 25। देखिए दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा। इसी प्रकार से 5 और 7, 2 और 3 सहअभाज्य संख्या के उदाहरण होंगे। 28वां प्रश्न पूछा गया था 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? तो 40 में सिंपली आपको 6 से भाग दे देना था
तो 6 6 36 आएगा और 4 शेष बचेंगी। तो प्रश्न में पूछा गया था कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी, तो 4 पुस्तकें शेष बच जाएंगी। 29वां प्रश्न पूछा गया था अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, जैसे कि √3, √2, ये सभी अपरिमेय संख्या कही जाती हैं। 30वां प्रश्न पूछा गया था काव्य का क्या अभिप्राय है, तो काव्य जिसे कविता भी बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न पूछा गया था सम तथा विषम संख्याओं में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, तो सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं, और विषम संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होते हैं। उदाहरण भी आपसे पूछा गया था, तो सम संख्या का उदाहरण आप 20 या फिर कोई भी सम संख्या लिख सकते हैं और उसमें 2 से डिवाइड करके आप दिखा सकते हैं कि कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। लेकिन विषम संख्या के उदाहरण में आप कोई भी विषम संख्या जैसे 15, 17 कुछ भी ले सकते हैं और भाग दे करके 2 से दिखा सकते हैं कि इसमें शेषफल बच रहा है, इस वजह से ये विषम संख्या है। 32वां प्रश्न पूछा गया था अनुनासिक और अनुस्वार में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुनासिक की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे कि उदाहरण आप लिख सकते हैं आँख, माँ, गाँव आदि। तो इन सबको जब आप उच्चारित करेंगे तो नाक से बहुत कम हवा निकलती है लेकिन मुख से बहुत ज़्यादा हवा निकलती है। अनुस्वार के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। कुछ उदाहरण देकर के लिख सकते हैं। देखिए गंगा में जो अंतिम वाला ग है वह किस वर्ग का है, क वर्ग का है, और क वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है यानी अंतिम वर्ण वो अंगा होता है। तो जब भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो उच्चारण करते समय जिस वर्ग का वो होगा उसका अंतिम पंचमाक्षर यूज किया जाएगा। जैसे कि देखिए बाएं साइड में गंगा कैसे लिखा हुआ है, अंगा का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से देखिए चंचल, दूसरा उदाहरण, चन के बाद जो च लिखा हुआ है वो किस वर्ग का है, च वर्ग का है, और च वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर क्या होता है, च, छ, ज, झ, इय। तो देखिए चंचल लेफ्ट साइड में कैसे लिखा हुआ है, इय का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए झंडा, ड किस वर्ग का है, तो आपको ज्ञात होगा ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट वर्ग का है। तो ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, अड़ा होता है। तो इस लेफ्ट साइड में देखिए झंडा में अड़ा यूज किया गया है। इसी प्रकार से गंदा, गंदा में द जो है वह किस वर्ग का है, त, थ, द, ध, न, त वर्ग का है, और त वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर क्या होता है, न होता है, इसीलिए गंदा में आधा न का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए कंपन, कंपन में प जो है वो किस वर्ग का है, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग का है। इसके बाद से जब देखिए लेफ्ट साइड में आधा म प्रयोग किया गया, क्यों, क्योंकि प वर्ग का अंतिम जो पंचमाक्षर होता है वो म होता है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण देकर के लिख सकते हैं। 33वां प्रश्न पूछा गया था वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वाक्यों को कई आधार पर बांटा जाता है, जैसे कि बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य जिसे साधारण वाक्य भी बोला जाता है, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य उस वाक्य को बोला जाता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। मिश्रित वाक्य उस वाक्य को बोला जाता है जिसमें एक मुख्य वाक्य के साथ एक या फिर अधिक उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य को बोला जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य को कई भागों में बांटा गया, जैसे कि विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसी प्रकार से क्रिया के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि कर्ता प्रधान वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, दूसरा कर्म प्रधान वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और तीसरा भाव प्रधान वाक्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। चौथे प्रकार से साहित्य की दृष्टि से वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि संयत वाक्य, शिथिल वाक्य और संतुलित वाक्य। तो कुल 4 प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है, सब में आप एक एक लाइन लिख सकते थे। बात करेंगे 34वें प्रश्न की, हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे। हासिल की अवधारणा को समझाने के लिए बच्चे को सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा। उसके बाद से आप इस प्रकार से हासिल को समझा सकते हैं। मान लीजिए 2 अंकों को जोड़ना है और ये हासिल वाला जोड़ है, तो इकाई वाला दोनों संख्याओं के इकाई वाले अंक को ऊपर नीचे एक समान लिखेंगे और दहाई वाले को एक समान लिखेंगे, और सैकड़े वाले अगर होंगे तो उसको एक दूसरे के नीचे एक समान रूप में लिखेंगे। उसके बाद से सबसे पहले दोनों संख्याओं के इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे, और अगर ये जोड़ 10 से ज़्यादा होता है तो फिर वहाँ पर एक हासिल बच जाता है, क्योंकि 10 होने पर ये दहाई में चला जाता है। हमने क्या जोड़ा था, इकाई वाले अंकों को जोड़ा था, लेकिन चूंकि संख्या 2 डिजिट में आ गई, दहाई में आ गया, तो इस वजह से जो दहाई वाला अंक है उसको दहाई वाले में जोड़ दिया जाता है,
और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दहाई वाले में 1 जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि 7 और 4 जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 11 में इकाई वाला अंक 1 है, उसको 1 लिख देंगे। लेकिन चूंकि दहाई वाला जो 1 है उसको दहाई वाले कॉलम में आपको जोड़ना पड़ेगा, इस वजह से दहाई वाले कॉलम में ऊपर ब्रैकेट में 1 लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं बच्चों को। 35वां प्रश्न पूछा गया था, किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, किसी भाषा को सिखाने के लिए प्रमुख 4 कौशल होते हैं। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा लिखना, चौथा पढ़ना। तो सबसे पहले छात्रों को किसी भी भाषा को सिखाने के लिए उनमें इन चारों कौशल का विकास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जरूरी है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुने। जब वो सुनेगा तो चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। जब वो सुन करके समझने लगेगा, उसके बाद से उस भाषा को वो बोलने के लिए धीरे धीरे प्रयास कर सकता है। उसके बाद से उस भाषा विशेष में लिखी गई अभिव्यक्ति से बच्चों को अवगत कराएंगे और पढ़ना सिखाएंगे, और सबसे अंत में बच्चों को लिखना सिखाते हैं। इसके अलावा उस भाषा विशेष से संबंधित कुछ गेम भी सिखाएंगे, जैसे कि कुछ वर्ण को बोल करके उससे वाक्य बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। इसके अलावा उस भाषा विशेष में विभिन्न साहित्यकारों के जीवनी से उनको अवगत कराएंगे और किस प्रकार से प्रमुख रचनाएं उस भाषा में लिखी गई हैं उससे छात्रों को अवगत कराएंगे, ताकि छात्रों में उस भाषा विशेष के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। 36वां प्रश्न पूछा गया था, चित्रलिपि का लाभ लिखिए। चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षर माला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र का प्रयोग किया जाता है। चित्रलिपि से लाभ ये होता है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं उनको भी चित्र देख करके क्या कुछ कहा जा रहा है समझ में आ जाता है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे पॉइंट करके चित्रलिपि का लाभ लिख सकते हैं। 37वां प्रश्न पूछा गया था, स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। स्वर की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के उच्चारित हो जाते हैं उनको स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर की परिभाषा और उदाहरण पूछा गया था, तो दीर्घ स्वर ऐसे स्वर को कहा जाता है जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, और इनके उदाहरण आप लिख सकते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। 38वां प्रश्न पूछा गया था, श्रवण कौशल का उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो उद्देश्य में आप लोग लिख सकते हैं छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में सुन करके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, तीसरा आप लोग लिख सकते हैं दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुन करके शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना छात्रों को, और चौथा वक्ता के मनोभावों को समझने योग्य बनाना। भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए श्रवण कौशल का उपयोग किया जाता है। बात करें अगर इसके महत्व की, तो महत्व में आप लोग लिख सकते हैं कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकता है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है और श्रवण कौशल द्वारा बालक की श्रवणेंद्रियां का उपयोग होता है। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं शांत रहकर दूसरों की बात सुनकर व समझकर ही व्यक्ति अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य और महत्व आप लिख सकते हैं। 39वां प्रश्न पूछा गया था, गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। गणित शिक्षण का व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसके अलावा अनुशासनिक उपयोगिता भी है गणित की। मानसिक अनुशासन गणित की वजह से होता है। इसके अलावा व्यवहारिक उपयोगिता में आप लोग लिख सकते हैं कि आम जीवन में जिस प्रकार से हम सामानों को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो गणित का अगर हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम उसके दामों की तुलना या फिर कितने पैसे लेने हैं इसका व्यवहारिक ज्ञान रख सकते हैं। इसके अलावा जीविकोपार्जन संबंधी उपयोगिता भी है गणित की। 40वां प्रश्न पूछा गया था, लेखन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। लेखन शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें खंडान्वयन विधि, इसके अलावा रेखा अनुसरण विधि, अनुलेख विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, पेस्टोलॉजी विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैक्टॉट पद्धति प्रमुख रूप से शामिल है। किन्हीं 2 के बारे में आपसे पूछा गया था, तो मॉन्टेसरी के बारे में आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम लिखना सिखाने के लिए ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि, जिसमें गत्ते लकड़ी आदि के कटे अक्षर पर बच्चे की उंगली फेरते हैं तथा बाद में लिखते हैं। छोटे बच्चों के लिए यह रुचिकर विधि है। दूसरा आप लिख सकते हैं खंडान्वयन विधि। इसमें जो वर्ण होता है उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं क बोलूं तो क में सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक गोला होता है, उसके बाद खड़ी पाई होती है, उसके बाद आधा पूंछ टाइप का होता है और ऊपर एक सिरो रेखा होता है। तो क को इन 4 भागों में बांट करके सबसे पहले बच्चे को गोला बनाना सिखाएंगे, उसके बाद खड़ी पाई बनाना सिखाएंगे, उसके पास एक रेखा बनाना सिखाएंगे सिरो रेखा के रूप में, और फिर हाफ पूंछ बना करके सबको जोड़ करके बच्चे को खंड खंड में लिखना सिखाते हैं। तो ये कुछ 2 प्रमुख विधियों के बारे में आप लिख सकते थे। दोस्तों यहाँ पर डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन के प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही पिछले 5 वर्षों में डीएलएड
फोर्थ सेमेस्टर के पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।